हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टू वाटरफॉल्स डू नॉट हियर ईच अदर, यानी कि दो झरने एक दूसरे को नहीं सुन सकते। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि एक झरना है, वो बह रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या, वो किसी आसपास के किसी शोर को नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने बहने में मगन है, उसका सारा ध्यान अपने निरंतर प्रवाह में है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना सारा का सारा फोकस, सारा का सारा ध्यान जो है अपने निरंतर तरक्की में रखना होगा। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या कहाँ पहुंच चुका है, किस मुकाम तक पहुंच चुका है, अगर तो वो चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं तो ठीक है, देखो उनको, ध्यान दो उसकी तरफ। लेकिन अगर वो चीज़ें आपको इंस्पायर करने की बजाय डीमोटिवेट करती हैं तो किनारा कर लो उन चीज़ों से। ठीक है, आपको केवल और केवल अपने लक्ष्य की तरफ, अपने लक्ष्य को साधने की तरफ अग्रसर रहना है और निरंतर प्रवाह में रहना है अपनी तरक्की की तरफ। ठीक है, तो आपको आसपास का शोर ना सुनाई देना चाहिए, ना दिखाई देना चाहिए, आपको केवल अपनी गति करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024. It could boost the revenues of states at a time when several of them have been concerned about not getting a fair share of the national tax kitty. बोल रहे हैं इससे क्या हो सकता है, स्टेट्स का जो रेवेन्यू है, उनकी जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो बढ़ सकता है। वो भी एक ऐसे समय में जब कई सारे स्टेट्स, सेवरल ऑफ देम मतलब उनमें से कई स्टेट्स में से कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो ये शिकायत कर सकते हैं, इस बात की चिंता जाहिर कर चुके हैं कि भाई जो नेशनल टैक्स किटी है, किटी क्या होता है, जो महिलाएं किटी इकट्ठी करती है, पैसे जहाँ पे इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, तो एक रिजर्व मनी का एक पूल टाइप होता है। ठीक है, तो वो जो रिजर्व मनी है जो नेशनल टैक्स कलेक्शन से इकट्ठा किया जाता है, यानी कि जीएसटी वगैरह से, उसका उनको फेयर शेयर नहीं मिलता, उनका वाजिब हिस्सा नहीं मिलता। जब इस बात की शिकायतें या इस बात का जो पहले ही वो लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लेन कर चुके हैं या चिंता जाहिर कर चुके हैं, उस समय पे उनको ये जो फैसला है उससे वो अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ऑन वेनसडे को क्या हुआ, India's federal polity and country's taxation system experienced a deja vu of sorts. बोल रहे हैं वेनेसडे को हिंदुस्तान का जो फेडरल मतलब केंद्रीय पॉलिटी या केंद्रीय जो इस वक्त पे सरकार है वो, और देश का जो टैक्सेशन सिस्टम है, उन दोनों को एक डेजा वू क्या होता है, एक ऐसी फीलिंग जो कि ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है, ऐसी फीलिंग हुई। ऑफ सॉर्ट मतलब एक तरीके की, कंप्लीटली डेजावू नहीं था बट एक तरीके का डेजावू उनको फील हुआ। when the Supreme Court ruled in favor of states in a case on the taxation of industrial alcohol. जब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के ऊपर स्टेट्स के फेवर में फैसला सुनाया, और वो फैसला किसके ऊपर था, इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर टैक्स लगाने से जुड़ा हुआ ये फैसला था। The decision which enhances the ability of state governments to tax what is a rich source of revenue. जो फैसला है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है टैक्स के लिए, जो कि एक बहुत रिच सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, बहुत ही बढ़िया यहाँ से रेवेन्यू इनकम जनरेट हो सकती है। कम क्लोज ऑन द हील्स, क्लोज ऑन द हील्स मतलब तुरंत बाद आया है, किसी चीज के निकट आया है। किसके बाद आया है, ऑफ अ सिमिलर डिसीजन बाय द एपेक्स कोर्ट इन जुलाई। इसी तरीके का एक फैसला एपेक्स कोर्ट द्वारा यानी कि सर्वोच्च अदालत द्वारा जुलाई में लिया गया था। द कोर्ट हैड देन यानी कि उस समय को बोल रहे हैं, कौन से समय को, जब जुलाई में एक फैसला लिया गया था, उस जुलाई वाले फैसले को यहाँ पर रेफर किया गया है। द कोर्ट हैड देन ग्रांटेड स्टेट्स द फ्रीडम टू चार्ज रॉयल्टी फ्रॉम माइनिंग लीजेस। बोल रहे हैं कोर्ट ने उस समय पे स्टेट्स को ये अधिकार दिया था, ये आज़ादी दी थी कि वो माइनिंग लीज क्या होता है, जब सरकारों से कुछ प्राइवेट प्लेयर्स या कोई लोग जो है वो लीज पे जमीन या कोई भी चीज ले लेते हैं कि हम आपको
आपको इसका रेंट दे दिया करेंगे ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जो भी अग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, और आप हमें इतने समय के लिए एक तरीके से वो लोग किराएदार है, ठीक है। तो आप इतने समय के लिए हमें यहाँ पे काम करने दो और हम आपको इसका किराया दे दिया करेंगे। इसका सबसे जीवंत और लाइव उदाहरण है हिमाचल का धर्मशाला, जिसको कि जो दलाई लामा और जो बौद्ध लोग हैं उनके द्वारा 100 साल की लीज पे लिया गया था। और पिछले कुछ समय पहले जब वो लीज खत्म होने वाली थी या उसके रिन्यूअल की बात चल रही थी या कुछ टैक्स पैसे नहीं दिए गए थे, उस समय बात कर रही थी, तो इंडियन आर्मी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था कि हमें वो ज़मीन अगर मिल जाए तो वी विल बी वेल इंटरेस्टेड इन दैट, और हम वो सारा पेमेंट कर देंगे, इसके लिए हम तैयार हैं, ठीक है। ऐसा कुछ केस हुआ था, मुझे धुंधला धुंधला सा याद है। तो वो एक लाइव एग्जाम्पल है लीजेस का, ठीक है, कि किस तरीके से सरकार से लीज पे चीज़ें ली जाती हैं। तो यहाँ पे जो माइनिंग क्या है, किसी चीज की खदान होगी तो खदान को लीज पे देकर जो रॉयल्टी ली जा सकती है उसका अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स के पास चला गया। Both decisions overturned long-standing Supreme Court's ruling। बोल रहे हैं दोनों ही फैसलों ने एक लंबे समय से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ठीक है, दो अलग अलग फैसले थे, उनको ओवरटर्न कर दिया है, उनको पलट दिया है। एंड वर टेकन विद अ मेजोरिटी ऑफ 8-1। और इसमें दोनों ही केसेस में 8-1 की मेजोरिटी से ये फैसला जो है स्टेट्स के पक्ष में गया है। अब 8-1 की मेजोरिटी का मतलब कि 9 जजेस की बेंच थी, जिनमें से 8 जजेस ने फेवर में सुनाया है और एक जज ने विद्रोह किया है, एक जज ने अगेंस्ट में सुनाया है। The case has its origin in a 1990 ruling by a 7-judge bench of the Apex Court। अब कौन से केस की बात की जा रही है? उस केस की बात की जा रही है जो कि हम अल्कोहल के ऊपर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जब दूसरा केस बीच में बताया वो रेफरेंस के लिए बताया गया कि इसी तरीके का एक फैसला जो है पहले इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पे जब द केस बोला गया तो कौन से केस को रेफर किया गया? तो ये रेफर किया गया जो हमारा मेन अभी का जो वेडनेसडे को जो केस का फैसला आया है उस केस की बात करें कि इसकी शुरुआत जो है 1990 में हुई थी, जब एक 7 जजेस की बेंच ने एपेक्स कोर्ट की फैसला सुनाया था, ठीक है। और किसमें सुनाया था? इन सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो केस था वो एक कंपनी थी सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड, उनका स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में ये केस था। The Supreme Court had ruled that a state government cannot tax industrial alcohol। तो उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। दिस रूलिंग वॉज चैलेंज नॉट जस्ट बाय यूपी गवर्नमेंट बट बाय सेवरल अदर स्टेट्स एज वेल। तो इस फैसले को न केवल यूपी सरकार ने बल्कि कुछ और स्टेट्स की सरकार ने भी चुनौती दी। In 2010, the matter was referred to a 9-judge bench। अब होता क्या है कि अगर इससे पहले कोई फैसला आया हो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही दिया गया हो, तो उस फैसले को अगर सुनवाई करनी है तो मान लो पहले 3 जजेस की बेंच ने दिया था, तो अब जो नेक्स्ट फैसला जाएगा वो 4 जजेस, 5 जजेस, 6 जजेस, 7 जजेस, इस तरीके से, यानी कि उससे बड़ी बेंच के पास जाएगा। इससे छोटी बेंच यानी कि 2 जजेस की बेंच या 1 जज के बेंच के पास नहीं जा सकता, ठीक है, जब भी आपको फैसले के ऊपर दोबारा सुनवाई करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो उससे ऊपर क्या है? उससे ऊपर सिर्फ जजेस की बेंच बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये जो फैसला था वो किसने बोला था? अब जो फैसला है वो 9 जजेस की बेंच को रेफर कर दिया गया। इट रेस्टेड ऑन अ क्वेश्चन ऑफ सिमेंटिक्स। तो रेस्टेड ऑन मतलब निर्भर करता है किसके सवाल पे? सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स होता है किसी भी भाषा की जो शब्दावली है उस शब्दावली के अर्थ को समझना इस सिमेंटिक्स, ठीक है, उसकी स्टडी करना इस सिमेंटिक्स। तो यहाँ पे अर्थ किसका समझना है? क्या सवाल है? वेदर इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, इंटॉक्सिकेटिंग मतलब जो नशा चढ़ा दे, वैसी वाली जो शराब है, लिकर है, मदिरा है, कैन बी डिफाइंड टू इंक्लूड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। क्या इसकी डेफिनेशन इस तरीके से हो सकती है कि इसमें इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी शामिल हो जाए? अब मुझे अगेन धुंधला धुंधला सा याद है, एग्जैक्टली ना मुझे इसकी सत्यता पता है और ना मुझे एग्जैक्टली याद है, बट थोड़ा सा मैं आपको
जो मुझे याद है मैं आपको बताती हूँ कि जब हम 11th स्टैंडर्ड में थे तो हमारे सर ने हमें बताया था कि जो इंडस्ट्रियल लेवल पे अल्कोहल होती है उसमें किसी तरीके के केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि जो वहाँ पे लोग हैं वो उसको पी के नशे में ना आ जाए, फिर वो काम तो क्या ही करेंगे, उल्टे सीधी चीजें बनाई जाएंगे, है ना। तो उसलिए क्या किया जाता है, जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसमें किसी तरीके के केमिकल वगैरह कुछ मिलाए जाते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या मैं इस चीज में करेक्ट हूँ या नहीं हूँ, कमेंट सेक्शन में कि ऐसा कुछ किया जाता है और अगर किया जाता है तो कौन सा केमिकल मिलाया जाता है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। तो ये इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इंटॉक्सिकेटिंग मतलब जिससे नशा हो सके, इंडस्ट्रियल मतलब जिसमें किसी तरीके का केमिकल एडेड है। तो क्या इस डेफिनेशन के अंदर में, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की डेफिनेशन के अंदर में इंडस्ट्रियल अल्कोहल को इंक्लूड किया जा सकता है? इस शब्द के अर्थ को समझने के ऊपर अब सारा क्वेश्चन, सारा सवाल जो है निर्भर कर गया। ठीक है। Entry 8 of the state list in the Constitution 7th schedule। अब संविधान का जो 7वां शेड्यूल है उसमें जो स्टेट लिस्ट की 8वीं एंट्री है वो क्या करती है, gives states the power to regulate the production, manufacture, possession, transport, purchase and sale of intoxicating liquors। अब यहाँ पे हम intoxicating liquor की शब्द के ऊपर क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि जो ये नियम है कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल के जो स्टेट लिस्ट है उसकी जो 8वीं एंट्री है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास में अधिकार है कि वो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर यानी कि जो नशा करवाने वाली शराब है उसके प्रोडक्शन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके पोजेशन, उसके ट्रांसपोर्ट, उसके परचेज, उसके सेल को रेगुलेट कर सके, यानी कि उसके ऊपर निगरानी रख सके, कहीं भी चेक्स एंड बैलेंस लगा सके। ठीक है, ये अधिकार किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब अगर इस डेफिनेशन के अंदर में ये जो डेफिनेशन है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जिसका अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है, अगर इसके अंदर में इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी आ जाते तो संवैधानिक रूप से तो बिल्कुल करेक्ट है, स्टेट के पास में ही उसका अधिकार होना चाहिए कि अगर इसकी डेफिनेशन में ये आती है तो स्टेट के पास में ही फिर उसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिए ना। लेकिन अगर ये इसकी डेफिनेशन से बाहर होती है तो फिर स्टेट्स के पास में अधिकार नहीं है, तो फिर कुछ भी असंवैधानिक नहीं था पिछला फैसला। To complicate matters, the Constitution uses 3 distinct expressions relating to alcohol। अब ये मसला इतना जटिल क्यों हो गया, क्यों ये लिकर इंटॉक्सिकेटिंग अलग हो गया, अल्कोहल अलग हो गया, क्योंकि संविधान में 3 अलग अलग जो है रेफरेंसेस दिए हैं अल्कोहल को लेके। एक बोला गया है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, एक बोला गया है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एक बोला गया है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। तो ये अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। CJI DY चंद्रचूड़ हेल्ड दैट एंट्रीज इन द 7th शेड्यूल मस्ट बी गिवन अ वाइड मीनिंग। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ये कहा कि 7th शेड्यूल के अंदर जो एंट्रीज है उनका मीनिंग बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर और भी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, यानी कि उनका बहुत विस्तृत मीनिंग होना चाहिए। He observed, उन्होंने पाया that even liquor which colloquially or traditionally is not considered as alcoholic liquor may be covered by the phrase intoxicating liquor। उन्होंने ये भी पाया कि लिकर चाहे जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें या फिर जो ट्रेडिशनल हमारे पौराणिक जो चले आ रहे रीति रिवाज है उनमें अगर हम उसको अल्कोहल नहीं भी मानते हैं, इज नॉट कंसिडर्ड एज अल्कोहलिक लिकर, फिर भी मे बी कवर्ड बाय द फ्रेज, उसको इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की कैटेगरी में डाला जाएगा इफ इट प्रोड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अगर उससे नशा होता है तो। जस्टिस BV नागराथना also the dissenting voice in the July ruling on mining royalties। तो ये जो जस्टिस BV नागराथना है जो जुलाई वाला जो फैसला था उसमें भी जिन्होंने अगेंस्ट में फैसला दिया था स्टेट्स के, उसमें भी जो विरोधी स्वर थे वो इन्हीं के थे। अब माइनिंग रॉयल्टीज वाला जो केस था उसकी बात कर रहे हैं। स्टेटेड दैट, उन्होंने इस केस में कहा दैट इंडस्ट्रियल और डीनेचर्ड अल्कोहल कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कंटेंशियस कैटेगरी। इंडस्ट्रियल अल्कोहल या फिर कहें डीनेचर्ड अल्कोहल, अब मेरे ख्याल से डीनेचर्ड उसी चीज को कहा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ केमिकल मिलाया जाता है ताकि इसमें नशा ना हो या फिर कोई इसको पी के टल्ली होके ना इंडस्ट्री में पड़ा रहे, है ना, गलत तरीके से उसको कंज्यूम ना करें। तो ये डीनेचर्ड अल्कोहल है, इसको हम
कंटेंशियस विवादित कैटेगरी में नहीं डाल सकते। रिगार्डलेस ऑफ इट्स लीगल नॉन्सेस द वर्डिक्ट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस लाइज इन द फैक्ट। बोल रहे हैं इसकी लीगल कुछ भी पेचीदगियां हो, बारीकियां हो, उनके बिल्कुल विपरीत, उनसे बिल्कुल परे द वर्डिक्ट, ये जो फैसला है, इसका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक महत्व जो है वो इस बात पर है, इस तथ्य पर है दैट इट बूस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू रेज देयर ओन रेवेन्यूज। इससे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में ये अधिकार हो जाएगा, ये क्षमता हो जाएगी कि वो अपना रेवेन्यू जो है वो बढ़ा सके। अब देखो होता क्या है, अभी हाल फिलहाल में बीजेपी सरकार के ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना राज वगैरह बचाने के लिए नीतीश जी को या फिर जो दूसरे एक मिनिस्टर है कहीं के सीएम है उनको स्पेशल फंड्स दिए, ज्यादा फंड्स दिए, ठीक है। उनको जो उनके स्टेट्स को है ज्यादा स्पेशलिटी दी गई, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई, बहुत ज्यादा फंड्स उनको दिए गए, ठीक है। तो अब स्टेट्स अगर खुद ही अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो फिर उनके पास में ये शिकायत करने का भी मौका नहीं रह जाएगा कि भाई ये तो सरकार बचाने के लिए उनको ज्यादा फंड्स दे रहे हैं, हमें इग्नोर कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा। द पिटिशनर्स had argued that the power to tax industrial alcohol is particularly crucial in the post GST era। जो याचिका करता है उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो ताकत है, जो पावर है, अधिकार है इंडस्ट्रियल टैक्स के ऊपर, इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर टैक्स लगाने का, वो खास तौर पे अहम हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है पोस्ट जीएसटी एरा, जीएसटी के बाद वाले युग में। क्योंकि एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट्स, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन सोर्स है इनकम का स्टेट्स के लिए। इंडस्ट्रियल अल्कोहल टुडे इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस में इस्तेमाल की जाती है, इंक्लूडिंग एज सॉल्वेंट्स, कहीं पे इसको सॉल्वेंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एंड रिएजेंट्स, रिएजेंट्स होते हैं जो कैटलिस्ट वगैरह होते हैं, जो किसी भी प्रक्रिया को, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में काम आते हैं, उसके तौर पे यूज होता है। कहीं पे बायोफ्यूल्स की तरह यूज होता है, कहीं पे सैनिटाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अब देखो किसी स्टेट में, और मेडिसिन वगैरह में भी यूज की जाती है शायद। अब कौन सी अल्कोहल यूज की जाती है वो मुझे आइडिया नहीं, बट मेडिसिन में भी कुछ में ये इस्तेमाल होती है। तभी तो कुछ मेडिसिन के इफेक्ट में आपको थोड़ा नींद आना या जुबान लड़खड़ाना ऐसे कुछ इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन के इफेक्ट्स होते हैं। तो अब ये अगर मान लो कि मैं किसी स्टेट से पर्टिकुलर बिलोंग करती हूँ, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज है तो वहां पे भी ये इस्तेमाल होगी। अगर मैं कहीं पे ऐसी जगह पे रहती हूँ, ऐसे स्टेट में रहती हूँ जहाँ पे सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं या मेडिसिन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वहां पे भी काम आएगी, है ना। तो हर स्टेट के लिए इसका एक पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव रहेगा। The Supreme Court's decision could work to the advantage of states at a time when several of them have complained of not getting a fair share of the national tax kitty। Again, ये वही लाइन आगे स्टार्टिंग वाली कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत एडवांटेजियस साबित हो सकता है स्टेट्स के लिए, बहुत अच्छा बेहतर साबित हो सकता है स्टेट्स के लिए, खास तौर पे तब जब कई सारे स्टेट्स ने ये शिकायत की है, ये चिंता जाहिर करी है कि उनको नेशनल टैक्स कलेक्शन का वाजिब शेयर नहीं दिया जा रहा या फिर वहां पे पक्षपात हो रहा है, इस तरीके के उनने आरोप लगाए हैं। उस समय पे अगर ये फैसला उनके फेवर में आता है तो वो खुद ही अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ड ऑन द पैसेज आइडेंटिफाई इफ द following statement is true or false। The Supreme Court ruling on industrial alcohol taxation is expected to positively impact the revenues of states। True या false? तो बिल्कुल करेक्ट है, इससे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही जताया जा रहा है ना कि भाई वो अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Fill in the blanks with most appropriate option। The Supreme Court's latest decisions allow states to generate revenue from dash area other than alcohol। तो दो फैसले, लेटेस्ट दो फैसले आए हैं, एक जुलाई में फैसला आया है, ठीक है, डिसीजंस बोला गया, प्लूरल है, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट फैसलों की बात की गई। तो एक तो अल्कोहल हो गया, दूसरा कहाँ से जनरेट कर सकता है रेवेन्यू? माइनिंग लीजेस से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
Which of the following statement can best be inferred from the passage regarding the recent Supreme Court decision on state revenue generating abilities? तो passage से कौन सा statement है जो best जो recent फैसला आया है state का revenue generate करने की क्षमता के ऊपर उसको दर्शा सकता है? दे स्ट्रेंथन स्टेट ऑटोनॉमी ओवर रेवेन्यू सोर्सेस। अब यहाँ पे ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? किसी भी सरकार का जो अधिकार है कि वो खुद को गवर्न कर सके, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसको मजबूती मिली है, ठीक है। कैसे मजबूती मिली है? कि वो खुद का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो उनको केंद्र की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली मोल्ड करने की जरूरत नहीं कि भाई हमें फंड्स मिल जाए इसलिए हम उनको वोट दे देंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रेवेन्यू सोर्सेस के ऊपर उन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी को मजबूती दी है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दे रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। तो टैक्सेशन सिस्टम की जटिलताएं तो इससे कम नहीं हुई, क्योंकि केवल टैक्सेशन सिस्टम में एक अल्कोहल ही तो नहीं आता ना, और भी चीजें आती हैं। दे शिफ्ट ऑल टैक्स अथॉरिटी टू द फेडरल गवर्नमेंट। इनकरेक्ट है बिल्कुल ही, केंद्र सरकार के पास तो नहीं गया ना इसका अधिकार। दे प्राइमरली इम्पैक्ट ओनली उत्तर प्रदेश। तो अगर ऐसा कोई फैसला आता है स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो केवल एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा फैसला एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड नहीं होगा, वो बहुत सारे स्टेट्स, इनफैक्ट सभी स्टेट्स को प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ पे कानून जो है सभी जगह के लिए एक जैसा होता है। कुछ नियम है जो किसी खास स्टेट के लिए स्पेशल होते हैं, वो भी उसकी जो है इकोलॉजी और बहुत सारी चीजों को देखते हुए, ठीक है। अदरवाइज सबके ऊपर सेम नियम लागू होते हैं, वन कंट्री वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। दे स्ट्रेंथन, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? तो राइटर कहीं पे भी कंफ्लिक्ट करते तो दिखे नहीं कि भाई ये फैसला तो बड़ा गलत हो गया हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कैसे कर दिया, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने ऐसा कैसा कर दिया, ऐसा तो कहीं नहीं दिखा। उन्होंने तो सपोर्ट ही दिखाया कि इससे हो सकता है, इससे स्टेट्स के पास में एक मौका रहेगा कि वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ऐसी बातें बोली। तो सपोर्टिव है, क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिसाइज नहीं किया गया, न्यूट्रल नहीं है। सेटारिकल तो बिल्कुल नहीं है। सेटारिकल क्या है? आप व्यंग कर रहे हैं, कुछ परिस्थिति बताते हुए मॉक, उसको मॉक कर रहे हैं, उसको व्यंग कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए सपोर्टिव इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The economic impacts of the GST system on states. इनकरेक्ट है। इकोनॉमिक का क्या प्रभाव पड़ेगा जीएसटी सिस्टम के ऊपर स्टेट्स के, वो यहाँ पे नहीं डिस्कस किया गया। सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन फेवरिंग स्टेट रेवेन्यू सोर्सेज। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जो कि स्टेट रेवेन्यू के सोर्सेज को फेवर करता है, उसके वो मेन थीम थी, बिल्कुल करेक्ट है। दो फैसलों की बात करें ना जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को क्या है फायदा पहुंचाया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंडस्ट्रियल अल्कोहल के अलग अलग इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल है? तो ये तो हमने डिस्कस नहीं करा, हमने सिर्फ एक लाइन में पढ़ा है कि भाई इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर इतना चर्चा क्यों हुई, स्टेट्स इतने पॉजिटिव क्यों है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा पैसेज तो इसके ऊपर नहीं था ना। लीगल सिमेंटिक्स अराउंड द टर्म इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, इसकी भी सिर्फ एक लाइन थी कि अब सारा का सारा जो सवाल है वो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की डेफिनेशन के ऊपर टिक गया है। ये उसकी डेफिनेशन के अंदर क्या इंडस्ट्रियल अल्कोहल शामिल होती है या नहीं होती है, तो ये भी पूरा डिस्कशन नहीं था, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट में एक टर्म दिया है ब्रैकेट के अंदर, सेंटिमेंटल, इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मेनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड सेंटिमेंटल अपील्स टू रेज फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। सेंटिमेंटल मतलब इमोशनल, काफी भावुक है ना, उससे जुड़ी भावनाओं से जुड़ी हुई, ठीक है। तो बोल रहे हैं कोविड टाइम्स के दौरान में बहुत सारी संस्थाओं ने बहुत ही भावुक आवाहन किए, अपील्स, गुहार लगाई, ताकि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए फंड्स रेज किए जा सके। अब सेंटिमेंट का सिनोनिम फर्स्ट है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही व्यावहारिक। मॉकिश, मॉकिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल। तो ये क्या हो गया? सिनोनिम हो गया सेंटिमेंटल का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिनिकल, सिनिकल मतलब निराशावादी या फिर दुविधा वाला। सिंसियर मतलब ईमानदार। तो ऑप्शन बी मॉकिश इज करेक्ट। इफ आई वॉज द क्वीन, अब देखो इफ वाली जब कंडीशन होती है कि एक आप क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी काल्पनिक परिस्थिति, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहे हैं कि अगर मैं रानी होती तो,
तो अगर जब आप रानी होने की बात को मानने के लिए कह रहे हैं, आप है नहीं, बट आप ऐसे इमेजिन करें कि अगर आप होते तो उसमें आई के साथ में वर का इस्तेमाल किया जाता है, वॉज का नहीं। इफ आई वर द क्वीन, अगर मैं रानी होती तो आई वुड गिव अ हैंडसम सम टुवर्ड्स एजुकेशन, तो मैं काफी भारी मात्रा पैसों की एजुकेशन के प्रति देती। विल बी द क्वीन, मैं क्वीन होती, फ्यूचर की बात करें, वुड बी द क्वीन नहीं होगा, हैव बीन द क्वीन नहीं होगा, वर द क्वीन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि फ्यूचर ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एम्बैरस, एम्बैरस का मतलब शर्मिंदा होना, करेक्ट है स्पेलिंग। अकोमोडेट, अकोमोडेट मतलब कहीं रहने की व्यवस्था करना, तो ये भी करेक्ट है स्पेलिंग। एक्सिलरेट, एक्सिलरेट का मतलब होता है किसी को बहुत खुश या बहुत ही उत्साही या आनंदित फील करवाना, तो इसकी स्पेलिंग होते हैं EXHILARATE, ठीक है, ई नहीं आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज द स्पेलिंग आर इनकरेक्ट। अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है किसी के आगे आने वाला, ठीक है, जैसे कि हेनरी का जो, सॉरी, क्वीन एलिजाबेथ थे, उनके आगे उनको कौन सक्सीड करेगा, उनके आगे उनका सक्सेसर कौन होगा, तो प्रिंस कौन है वो, विलियम है, चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स बन गए, राइट, किंग बन गए, तो वो क्या हो गया सक्सीड, मतलब मेरे बाद कौन, ठीक है, जैसे अभी हम सवाल पूछते हैं मोदी के बाद कौन, तो वो सक्सीड करने वाला। प्रोसीड, प्रिसीड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, प्रिसीड का मतलब होता है इससे पहले कौन था, ठीक है, पहले यानी कि मोदी से पहले कौन था, तो प्रोसीड, PRECEDE, प्रोसीड, ये होते हैं स्पेलिंग, डबल ई नहीं आता। प्रोसीड, प्रोसीड मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना, ठीक है, जैसे कि कोई अब कार्यक्रम चल रहा है तो हम बोलेंगे अब ये परफॉर्मेंस होगी, लेट्स प्रोसीड फर्दर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सीड, एक्सीड मतलब किसी सीमा से ऊपर जाना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्रोसीड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सोनम डज नॉट लाइक बनानास, तो बनानास सोनम को पसंद नहीं है, सोनम क्या है हमारा सब्जेक्ट है, इसकी लाइकनेस, डज नॉट लाइक क्या है हमारा वर्ब है, ठीक है, बनानास क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट पहले, बनानास आर नॉट लाइक्ड, क्योंकि बनानास प्लूरल में है तो इसलिए आर आ जाएगा, ठीक है, आर नॉट लाइक बाय सोनम, बनानास हैड नॉट बीन लाइक्ड नहीं आएगा, बनानास have not, again have not नहीं है कि bananas are not liked by Sonam, option C is correct. His ambition in life is to become a happy and satisfied man. Ambition का हमें synonym बताना है, ambition का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, ठीक है, तो महत्वाकांक्षा का यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा, फर्स्ट है ईगरनेस, ईगरनेस मतलब किसी चीज के प्रति उत्सुकता, अमेंड, अमेंड मतलब किसी चीज को रिवाइज करना, सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष, एपैथी मतलब उदासीनता, तो यहाँ पे केवल अगर आपके एम्बिशन होगा कुछ चीज तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, ठीक है, आपके अंदर उसके लिए एंथुजियाज्म होगा, ठीक है, तो ईगरनेस, ऑप्शन ए इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर एम्बिशन। The renowned publisher decided to withdraw a book from the market. जो एक बहुत बड़ा पब्लिशर था उसने सोचा कि वो एक पर्टिकुलर किताब को मार्केट से विड्रॉ कर लेगा मतलब वापस ले लेगा। No one was interested in the book as the arguments presented were dash. अब यहाँ पे ईडीएम एक फिट करना है, तो कोई भी उस किताब में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि जो उसमें तर्क दिए गए थे वो बहुत ज्यादा डैश थे। फर्स्ट है अंडर द रोज, अंडर द रोज मतलब गुप्त थे, तो गुप्त होंगे तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पे तर्क दिए गए हैं, राइट। हाई एंड माइटी, हाई एंड माइटी मतलब बहुत घमंडी थे। बिसाइड द मार्क मतलब कि सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट के ऊपर वो बुक थी, जिस टॉपिक के ऊपर वो बुक थी उससे बिल्कुल परे थे। आउट ऑफ द वुड्स मतलब खतरे से बाहर थे, यानी कि वो टॉपिक से परे थे, तो बिसाइड द मार्क इज करेक्ट। Mrs. Sri Lakshmi's musical intelligence is superior than Mrs. Suma's. तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा जब सुपीरियर के साथ में, सुपीरियर एक कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल होता है तो सुपीरियर के साथ में दैन नहीं आता, क्या आता है टू। सो मिसेस श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू मिसेस सुमास, तो सुपीरियर, सुपीरियर टू आएगा दैन की बजाय, ठीक है।
ही इज एन एथिस्ट ऑल्दो ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन्स बिलीफ। एथिस्ट होता है नास्तिक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, ठीक है, तो वो एक एथिस्ट है, वो नास्तिक है। ऑल्दो ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन्स बिलीव, हालांकि वो सभी के भावनाओं की इज्जत करता है, कद्र करता है। वन हु बिलीव्स इन नेचर, कोई नेचर में विश्वास करता है उसको एथिस्ट बोलते हैं? नहीं। अगर कोई नेचर में विश्वास करता है उसको एथिस्ट नहीं बोलते। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वन हु बिलीव्स इन गॉड इनकरेक्ट है। वन हु इज एक्सट्रीमिस्ट इनकरेक्ट है। रिसीव, रिसीव मतलब कुछ चीज प्राप्त करना। अब एंटोनिम क्या होएगा इसका? कुछ चीज का त्याग करना या फिर छोड़ देना, ठीक है। रिसीव प्राप्त करना। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड भी आपको मिलता ही है, तो प्राप्ति होता है एडमिट, एडमिट मतलब अगेन स्वीकार करना। एग्जाइल, एग्जाइल मतलब बाहर कर देना। और फंड, फंड मतलब कुछ पैसा। तो यहाँ पे बाकी सब चीजें मिलने की बात हो रही है, एग्जाइल जो है निकालने की बात हो रही है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। गौरव वॉज नो गुड दैन अ फूलिश पर्सन। गौरव जो है वो कोई फूलिश इंसान से कुछ बेहतर नहीं था, यानी कि वो भी एक तरीके से मूर्ख ही था, उसकी तुलना की जा रही है। तो जब कंपैरिजन करते हैं तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो गौरव वॉज नो बेटर दैन अ फूलिश पर्सन, नो बेटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समवन हैज टेकन माई सीक्रेट डायरी, किसी ने मेरी सीक्रेट डायरी ले ली है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? माई सीक्रेट डायरी, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हैज टेकन हमारा वर्ब है, समवन हमारा सब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आता है, यानी कि माई सीक्रेट डायरी। अब क्या किया गया है? वो ले ली गई है, तो हैज बीन टेकन, हैज बीन टेकन किसके द्वारा ली गई है? बाय समवन। तो माई सीक्रेट डायरी हैज टू बी टेकन, ली जानी चाहिए, नहीं। माई सीक्रेट डायरी हैड बीन टेकन, हैड नहीं आएगा। माई सीक्रेट डायरी विल हैव बीन, इनकरेक्ट है। माई सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन बाय समवन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिस चीज को आप जीत नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? अजय। वन वर्ड में क्या बोलेंगे? फर्स्ट है इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है वो चीज जो कि बिल्कुल भी आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बिल्कुल भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, है ना। इनडिलायबल, इनडिलायबल का मतलब होता है जो चीज मिट नहीं सकती, जिसको आप भुला नहीं सकते। इनविजिबल जो दिख नहीं सकते। और इनविंसिबल यानी कि जिसको जीता नहीं जा सकता। सो ऑप्शन डी इनविंसिबल इज करेक्ट। ही रैन क्विक टू कैच द बस, वो तेजी से भागा बस पकड़ने के लिए। तो ही रैन, क्विक नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे हमें? रैन। रैन क्या है? हमारा वर्ब है। वर्ब की जो क्वालिटी बताए कैसे वो भागा, वो तेजी से भागा। तो भागने की क्वालिटी जो बताएगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा, और हमें एडवर्ब की जरूरत है यहाँ पे। और क्विक क्या है? एडजेक्टिव है, तो रैन क्विकली, QUICKLY, क्विकली। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, अगर आपके दिमाग में कोई एक ऐसी बात है जो गलत है लेकिन आप उसको मानते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है कुछ लॉ एंड ऑर्डर में डिसबैलेंस होना, कुछ डिसऑर्डर होना लॉ एंड ऑर्डर में, या अराजकता फैलाना। फैलेसी, फैलेसी का मतलब होता है एक तरीके का भ्रम, कुछ गलत आइडिया जो आपको, आप जिसको बिलीव कर रहे हैं। रेटिसेंस, रेटिसेंस का मतलब होता है किसी चीज में संकोच करना, झिझकना। एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब होता है हमारे शरीर के किसी हिस्से का साइज कम हो जाना, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी फैलेसी इज द करेक्ट आंसर। The beginning of the story is dash in its presentation, but जो जो कहानी की शुरुआत है वो डैश है उसके प्रेजेंटेशन में, कि वो इतने अच्छे तरीके से दिखाई नहीं गई है, आकर्षक नहीं हो सकता है या आकर्षक हो सकता है। बट डैश द स्टाइल ईजेज आउट, लेकिन जैसे ही स्टाइल जो है ईज आउट होता है, यानी कि थोड़ा सा सुस्त होता है, एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी, तो वो अपनी सादगी में भी बड़ा ही डरावना लगता है। द ऑथर
brings out the human elements in his story. ऑथर जो है ह्यूमन एलिमेंट्स को अपनी कहानी में लेकर आता है. दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपथी एंड सैक्रिफाइस इज गिवन अ न्यू डैश बाय द ओल्ड आर्टिस्ट. तो ये जो आम हमारे मानवता का एक पहलू है, एलिमेंट है, क्या है? सिंपथी. सिंपथी किसी से सहानुभूति रखना, और सैक्रिफाइस यानी कि त्याग. इसको इज गिवन अ न्यू डायरेक्शन हो सकता है, अ न्यू विजन हो सकता है, अ न्यू फॉर्म हो सकता है. इसको एक नया चेहरा या नया कुछ भी दे दिया गया एक पुराने ओल्ड आर्टिस्ट द्वारा, who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day. जिसने अपने पिछले एक बहुत ही डेस्परेट, एक बहुत ही डिजायरेबल या फिर बहुत ही ज़रूरी ऐसा किया कि भाई मेरे को इस चीज़ को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस एक्ट से ये साबित कर दिया, ये दिखा दिया कि कोई एक दिन के लिए भी हीरो हो सकता है, इफ ओनली वन केयर्स, अगर उसको परवाह है तो. ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटीरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड. ओ हेनरी कोई व्यक्ति है, उनका जो अपने प्रॉप्स को लेके, अपने मटेरियल को लेके जो अप्रोच है, उनका जो रवैया है, वो बहुत ही बैलेंस्ड है और कंट्रोल्ड है. अ फाइन डैश ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, जिसमें कि एक फाइन लाइन हो सकता है, एक फाइन जिस्ट हो सकता है. इस चीज की ह्यूमर, और ह्यूमर मतलब मजाक, और पैथोस, पैथोस मतलब कि एक ऐसी फीलिंग या ऐसी क्वालिटी जो कि सैडनेस को, दर्द, तकलीफ को उजागर कर सकती है. ठीक है, तो वो उनके अंदर था, बैलेंस करने की कला थी. द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन. प्रोन, प्रोन का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ी हुई या किसी चीज के प्रति झुकाव रखने वाली. डिलेक्टेबल यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट. क्वेंट, क्वेंट का मतलब बहुत ही आकर्षक. और हैबिचुअल, हैबिचुअल मतलब जो आदतन है. तो ये बिगनिंग कहानी की बहुत ज्यादा अपनी प्रेजेंटेशन में आकर्षक थी, लेकिन फिर बाद में इसका स्टाइल क्या हुआ? ईज आउट हो गया. तो आकर्षक, ऑप्शन सी क्वेंट इज करेक्ट. प्रेजेंटेशन बट डैश द स्टाइल eases out. हार्डली, हार्डली मतलब बामुश्किल. ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे. रिसेंटली लेकिन अभी अभी. इनिशियली, इनिशियली मतलब शुरुआत में. तो शुरुआत में तो पहले ही बता देना कि कहानी बड़ी अच्छी लग रही थी, पर धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली क्या हुआ, जो स्टाइल है वो धुंधला पड़ गया, यानी कि धीमा हो गया. This common element of sympathy and sacrifice is given a new dash by the old artist. New infection, infection मतलब कि नया कुछ बीमारी, कुछ संक्रमण. कंडीशन, कंडीशन मतलब स्थिति. सुपरविजन, सुपरविजन मतलब किसी की देख रेख करना. और डायमेंशन, डायमेंशन मतलब एक नया आयाम देना, नया नजरिया देना. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओल्ड आर्टिस्ट हु शोज बाय हिज लास्ट डेस्परेट एक्ट दैट वन कैन बी अ हीरो फॉर वन डे इफ ओनली वन केयर्स. तो एक दिन के लिए हीरो बन के क्या बताना चाह रहे हैं? इफ ओनली वन केयर्स डैश केयर्स इनफ होगा. ठीक है, अगर किसी को इतनी परवाह हो तभी वो क्या होगा, एक दिन के लिए हीरो बन पाएगा. ठीक है, तो इनफ, ऑप्शन ए इज करेक्ट. O. Henry's treatment of his material is balanced and controlled. A fine dash of humor and pathos. A fine dash, ascend, ascend मतलब किसी चीज का नीचे आना. Blend, blend मतलब मिश्रण हो जाना. Legend, legend मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, विख्यात. और amend, amend मतलब सुधार करना. तो यहाँ पे वो ह्यूमर और पैथोस जो है वो फाइनली मिक्स हो रहे हैं ना, ब्लेंड हो रहे हैं. सो ऑप्शन जो है बी, ब्लेंड इज करेक्ट. दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.